समाचार को जब विस्तार से पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने अपनी बहू डॉक्टर नंदिता को जहर देकर मारने की कोशिश की, क्योंकि वह कम दहेज लेकर आई थी और समाचार लिखे जाने तक नंदिता नर्सिंग होम में भर्ती थी। मेरी ऋचा जेल में, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उच्च शिक्षित और डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता बहू खुद ऋचा मेडिकल कॉलेज में गायनियोलॉजिस्ट है और बेटा अभी 3 साल पहले चेकोस्लोवाकिया विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एक साधन संपन्न घर में जितना कुछ होना चाहिए वह सब कुछ तो है। फिर दोनों तरफ का परिवार पढ़ा लिखा सब व प्रतिष्ठित है। ऐसे में दहेज के लिए हत्या करने का प्रयास करने की ऋचा को क्या जरूरत थी। हाँ, इतना तो मुझे भी पता था कि बेटे के विवाह के बाद वह काफ़ी बीमार रही थी और उसे कई महीने छुट्टी पर रहना पड़ा था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक था। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, बड़ी बदनसीब है तू ऋचा। 10 साल पहले एक कार दुर्घटना में पति का देहांत हो गया था, तब भी वह बड़ी मुश्किल से संभल पाई थी। मैं बच्चों के भविष्य की दुहाई दे देकर किसी प्रकार इस हादसे से उसे उबार सकी थी। बेटी मनीषा को कंप्यूटर इंजीनियर बनाया और एक इंजीनियर लड़के से विवाह किया। अकेले ही सारी जिम्मेदारियां निभाती रही। वह ससुराल में था ही कौन। पति के 2 भाई थे, एक की मौत हो गई और दूसरा कब का विदेश में बस चुका था। बेटी मनीषा के विवाह में बतौर मेहमान आया था। चाचा के सह पर ही राज को भी विदेश जाने की धुन सवार हो गई। अपने सुख में वह यह भी भूल गया कि अकेली माँ यहाँ किसके सहारे रहेगी। राज के विवाह के बाद तो ऋचा के जीवन में जैसे ठहराव सा आ गया। अब वो किसके लिए क्या करना है। समय काटने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। घर में कब तक बंद रहा जा सकता है। ऋचा ने क्लब ज्वाइन कर लिया। शामें वही बीतने लगी। बेटी की तरफ से बेफिक्र, लेकिन अब तो बेटी मनीषा और बेटे राज के नाम भी वारंट थे, जो घटना के समय दूसरे मुल्कों में बैठी थी। किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी असहायता और सखी की मुसीबत पर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। उसके बारे में तरह तरह की कल्पना कर मेरी बुद्धि भी मारे घबराहट के कुंठित हो चली थी। भूल गई कि बचपन की सहेली है तो मायके से ही पता कर लो। स्मृति पटल पर बचपन की ढेरों बातें घूम गई। साथ साथ पढ़ना, खेलना, खाना, झगड़ना, रूठना, मनाना और बड़ी क्लास में आने पर एक दूसरे से अधिक अंक लाने की होड़ में लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को चाटना। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते गए हमारे रास्ते अलग होते गए। इंटर के बाद हमने CPST की परीक्षा दी। ऋचा उत्तीर्ण हुई और मैं अनुत्तीर्ण। मैंने BSc में दाखिला ले लिया और वह पढ़ने बाहर चली गई। मैंने BSc के बाद B.Ed किया और फिर शादी हुई तो घरेलू औरत बन गई। ऋचा डॉक्टर ऋचा बनने के बाद अपने एक सहयोगी डॉक्टर के साथ ही विवाह बंधन में बंध गई। इस सब से दोनों सखियों की अंतरंगता में कोई अंतर नहीं आया। जब भी हम मिलते बीते समय की जुगाली करते रहते। वह अपने मरीजों को भूल जाती और मैं अपने घर परिवार के दायित्वों को। यह बात हमारे पति भी जानते थे, इसीलिए हमारी बातचीत में कोई व्यवधान ना डाल वे हमारे उत्तरदायित्वों को खुद संभाल लेते थे। ऐसी ही हंसी खुशी समय गुजरता रहा है और हम उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ते दादी नानी सभी बन बैठे। जब भी मिलते एक दूसरे से पूछते कि दादी नानी बनकर कैसा लग रहा है। इस सवाल पर ऋचा कहती, यार मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मेरे मन में तो आज भी कॉलेज की मौज मस्ती घूमती रहती है। हाल तो मेरा भी यही है ऋचा। जब बच्चे अम्मा जी और नानी माँ कहते हैं तो लगता है ज़बरदस्ती किसी सुरंग में घसीटा जा रहा है। अपनी अतरंग सहेली के परिवार में गुपचुप ऐसा क्या घुन लग गया कि उसे जेल तक ले पहुंचा। अब पूछूं भी तो किससे। ध्यान आया कि ऋचा के भाई से पूछूं और डायरी में उनका फ़ोन नंबर ढूंढकर उन्हीं से जेल का पता ले मिलने जेल जा पहुंची। पहले तो हम गले मिलकर खूब रोए, फिर मैंने शिकायत की, तूने मुझे इस लायक समझना बंद कर दिया है कि अपना सुख दुख भी बांट सके और अकेले यहाँ तक पहुँच गई। क्या हुआ, कुछ तो बता। कुछ हुआ तो हो तो बताओ। बहू बेटे के ईगो की लड़ाई है। राज अपना विदेश जाने का अवसर छोड़ना नहीं चाहता था और बहू अपनी अस्थायी नौकरी छोड़कर साथ जाना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी क्यों छोड़ूं, तुम ही मेरे लिए विदेश का ऑफर ठुकरा दो। पिछले 1 साल से मायके में रह रही है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना भला बुरा समझती है। इतना तो माँ बाप भी समझा सकते थे। राज ने तो नंदिता का वीज़ा भी बनवा लिया था। अब नहीं जाना चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसी खोज में उन्होंने राज पर दूसरी शादी का आरोप लगाया है। दोनों की ईगो में मैं मारी गई, क्योंकि राज मेरा बेटा है और मैं उन्हें आसानी से उपलब्ध भी हूँ। पता नहीं नंदिता के मन में क्या है। कई बार समझाना चाहा, जब भी बात करती उसका उत्तर होता, मम्मी जी
आप हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। क्या तुम दोनों मेरे कुछ लगते नहीं? क्या इस ईगो की लड़ाई के लिए ही शादी की थी? यह तो तुम्हें शादी से पहले ही सोचना चाहिए था। तुम दोनों अलग अलग रहते हो तो क्या मुझे दुख नहीं होता? दुख होता तो और आप राज को समझाती। सोचने और समझौता करने का काम क्या सिर्फ इसलिए मेरा है कि मैं पत्नी हूँ? वह फिर मुझे भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती। राज के विदेश जाने पर यहाँ आपका ही है ही कौन? आप अकेले किसके सहारे रहेंगी? तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो अपना वक्त काट लूँगी। इतने समय से नौकरी की है, रिटायर होकर ही निकलूँगी। जब आपकी अपनी नौकरी से इतना मोह है तो मुझे भी तो है। और वह पैर पटकती उठकर चली जाती। उसके पापा भी बेटी को समझाने के बजाय उसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं राज को यदि नंदिता को अपने साथ नहीं रखना था तो विवाह क्यों किया? आप ऐसा कैसे समझते हैं? और क्या समझूं? लोग तो अपनी पत्नियों के लिए जाने क्या क्या करते हैं। वह विदेश से लौटकर यहाँ नहीं आ सकता? उसके आने से आपको भी सहारा होगा। बात मेरे सहारे की नहीं, उसके कैरियर की है। तो बनाता रहे वह अपना कैरियर। मैं भी बताऊंगा उसे कि मैं क्या हूँ। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके आपका बेटा सुखी नहीं रह सकता। मैंने उनकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया, महज गीदड़ धमकी समझा। बस यही गलती की मैंने। यदि यह सारी बातें गंभीरता से ली होती और एक पत्र SASP के यहाँ लगा दिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। सुनकर दुख हुआ मुझे कि किस प्रकार लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। वकील, डॉक्टर सब नोटों के सामने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर बेकसूरों को फंसाते हैं। क्या करूं मैं तेरे लिए जो तू बाहर आ सके? उसके कंधे पर हाथ रख कर शब्दों में अपनापन समेट कर मैंने कहा, नंदिता के पापा ऊंची पहुंच वाले आदमी हैं। सोचते हैं कि एक अकेली विधवा औरत उनका क्या बिगाड़ सकती है। उन्हीं की वजह से जमानत नहीं हो पा रही है। अब तो शायद हाई कोर्ट से ही होगी। और राज, इस कांड का पता राज को चल गया है। वह आना भी चाहता है पर आने से क्या फ़ायदा, आते ही गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने ही उसे मना कर दिया है कि वह बाहर रहकर ही अपनी और मेरी जमानत का प्रयास करे। अच्छा मुझे बता, मेरी कहाँ ज़रूरत है? अभी तेरी ज़रूरत कहीं नहीं है। वकील सब देख रहा है। आश्वस्त हुई सुनकर और मिलकर। हर रोज़ मैं जेल जाती रही, कभी फल, कभी बिस्कुट और कभी खाना लेकर। मुझे देखकर ऋचा की आंखें भर आती। कितना कष्ट दे रही हूँ तुझे। सचमुच तेरी दशा देखकर मुझे कष्ट होता है। क्या अब ऐसा ही समय आ गया है कि बहू बेटे के झगड़े में बेचारी सास को जेल जाना पड़ेगा? हाँ, मैंने सोच समझकर यही निष्कर्ष निकाला है कि विवाह के बाद बेटा बहू को अलग रहने दो। कम से कम उनके मन मुटाव में माँ को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या है, जब तू जेल से बाहर आएगी लोग तुझे ऐसे देखेंगे जैसे तूने कत्ल किया है। सास की छवि इतनी खराब कर दी गई है कि एक माँ बेटे का विवाह करते ही चुड़ैल बन जाती है। मैं भी क्या करूँगी यह समझ में नहीं आ रहा। अब क्या नौकरी कर पाऊँगी? स्टाफ के बीच तरह तरह की चर्चाएं होंगी, लोग जाने क्या क्या कह रहे होंगे। रो पड़ी थी ऋचा। इस तरह की जाने कितनी बातें जेल में होती रही। 20 दिन लग गए रिहाई में। आज ऋचा को साथ लेकर लौटी हूँ। जमकर सोऊंगी और ऋचा आगे की योजना बनाती सारी रात जाग कर काट देगी, क्योंकि उसकी यातनाओं का अंत अभी नहीं हुआ है। आंखों से नींद कोसों दूर हो गई है। दोनों सोने का बहाना किए 36 का आंकड़ा बनी लेटी हैं। वो अपना भविष्य देख रही है और मैं उसका। कई साल लग गए फैसला होने में। ऋचा ने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। तारीखें पढ़ती रहीं और वह अब मरीज देखकर दवाई की पर्ची लिखने की जगह वकील से कानूनी दांवपेच पर विचार विमर्श करती रहती। ज़्यादा तनाव हो जाता तो रात को नींद की गोली खा लेती। बनना संवरना सब छूट गया। जब भी मिलती मैं हमेशा टोकती, स्वयं को संभाल ऋचा, तू खुद को दोषी क्यों समझती है? तू तो बिना किए अपराध की सजा पा रही है। यही तो दुख है और दुख का भार अब सहा नहीं जाता। राज की तरफ देखती हूँ तो दुख और बढ़ जाता है। मैंने कस कर ऋचा का हाथ थाम लिया। देखा राज को भी है। सारे बाल पक गए हैं, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई है। विदेश की नौकरी छोड़ दी है। ऋचा के साथ केस डिस्कस करता रहता है। फैसला होने तक वह दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस दिन केस का फैसला होना था। तलाक के 3 अक्षरों पर हस्ताक्षर होने और ऋचा को बाइज्जत बरी होने में 10 साल लग गए। फैसले के बाद पुत्र राज के साथ ऋचा एक तरफ बढ़ गई और नंदिता अपने पापा के साथ दूसरी ओर। कचहरी के मुख्य दरवाजे से दोनों साथ साथ बाहर निकली। पल भर को ठिठकी नंदिता, फिर धीरे धीरे ऋचा और राज के पास आकर खड़ी हो गई। ऋचा की आंखें आग उगलना ही चाहती थी कि नंदिता बोली, आई एम सॉरी मम्मी। सॉरी राज। इन 10 सालों में जीवन की दिशा ही बदल गई। सब कुछ बिखर गया और आज यह लड़की कह रही है आई एम सॉरी। सॉरी नंदिता,
कहकर राज आगे बढ़ गया। ठगी सी खड़ी देखती रह गई ऋचा कि यह नियति अभी कुछ और दिखाना चाहती है। कुछ कदम चलकर नंदिता गिर कर बेहोश हो गई। राज के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने नंदिता को गोद में उठाया, गाड़ी में लिटाया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। भूल गया कि माँ और मौसी साथ आई थी। अचानक ऋचा को फिर जेल की चारदीवारी स्मरण हो गई। लगा वह बाइज्जत बरी नहीं हुई है, बल्कि आजीवन कारावास की सजा उसे मिली है। जेल में सलाखों के पीछे सीमेंट के फर्श पर बैठी है। लोग उस पर हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं।